हेलो दोस्तों, वेलकम टू एयू टीचमेंट द लर्निंग हब। मैं अजीम स्वागत करता हूं आपका आज की नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग अध्याय नंबर 3 का लेक्चर नंबर 5 जो है हम लोग करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन है वो हम लोग करने वाले हैं। प्रश्नावली 3.2 आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर आज हम लोग इसका जो परिचय है, इसका जो इंट्रोडक्शन है वो देखने वाले हैं। और साथ में दोस्तों इसके कुछ उदाहरण के क्वेश्चन भी हम लोग जो है करने वाले हैं। कुछ उदाहरण के भी करेंगे और कुछ प्रश्नावली के भी क्वेश्चन हम लोग इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों बेहद मज़ेदार होने वाली है। आज के इस चैप्टर के अंदर हम वेरी 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके क्लास मैथ्स का, और बहुत ही रियल लाइफ यूजेस है दोस्तों इस चैप्टर के। और अपने आप में दोस्तों ये जो टॉपिक है ये बहुत ही जो है हाई वेटेज टॉपिक माना जाता है फॉर द एग्जाम। मतलब आपकी जो एग्जाम है, आपकी जो परीक्षा है, उसके अंदर ये टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा और जरूर मिलेगा। ठीक है, विधि का नाम है दोस्तों प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, आज जो हम लोग करने वाले हैं वो हम लोग करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि आज हम लोग करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार से हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो है हमारे हल होते हैं वो हम लोग देखेंगे। इंग्लिश में इसको दोस्तों सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको कहा जाता है। इसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया जाता है, तो वो हम लोग आगे सीखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको सिंपल सा जो है एक छोटा सा मैं आपसे जो है एक चीज पूछता हूँ। ठीक है, मान लो दोस्तों आपके पास x बराबर एक पॉइंट आया जो क्या है आपका 7/3, और y बराबर दोस्तों आपके पास पॉइंट आया 13/12। ठीक है, इस प्रकार के दोस्तों आपके दो पॉइंट आए। आपने किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को आपने उसके पॉइंट निकाले, जैसे कि हम लोग निकाले हैं, आपने पिछले 4 लेक्चर्स में सीखे होंगे। तो इस प्रकार से अगर आपके पॉइंट आ गए तो फिर क्या आप लोग उसको अच्छे से ग्राफ पर प्लॉट कर सकोगे, या फिर ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद आप लाइन वगैरह खींचोगे तो उसमें क्या आपका बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। विधि अभी तक जिसने पढ़ी है अच्छे से और पिछले वीडियो देखता हुआ आ रहा है तो वो जानता है कि ग्राफ पर जो है इतना एक्यूरेट आंसर हम लोग नहीं निकाल सकते, क्योंकि ग्राफ अगर हमारा एक भी इधर उधर हुआ, एक पॉइंट भी अगर, क्योंकि इतने छोटे पॉइंट तक या इतने छोटे छोटे पॉइंट तक हम लोग ग्राफ बना ही नहीं सकते। और अगर बना भी दें अगर हम लोग ग्राफ, तो फिर उसमें अगर लाइन जरा सी भी इधर उधर हो गई तो हमारा जो पॉइंट है वो बिल्कुल ही गलत आ जाएगा, और हमारी जो समीकरण है वो सही तरीके से एक्यूरेट तरीके से जो है वो हल नहीं होगी। इसी चीज का इलाज निकालने के लिए बड़े बड़े गणितज्ञों ने दोस्तों बीज गणितीय विधि का जो है इन्वेंशन किया, बीज गणितीय विधि को खोजा। और बीज गणितीय विधि दोस्तों इस प्रकार की विधि है कि जिससे आप लोग बिना ग्राफ बनाए, ठीक है, बिना ग्राफ बनाए आप लोग जो है किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का आप लोग जो है बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दे सकते हैं। तो किस प्रकार से दोस्तों काम करती है विधि, तो आइए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा 1 मिनट के अंदर दोस्तों पुरानी वीडियो का जो है रिकेप देना चाहूंगा। तो पहले तो दोस्तों हम लोगों ने पुरानी वीडियो में अभी तक हम लोगों ने पढ़ी है ग्राफी विधि। क्या पढ़ी है दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ी है ग्राफी विधि, जिससे हम लोग हमारा जो दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है जिसका व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इसका हम लोग सिंपल सा दोस्तों जो है हल उस विधि से हम लोग निकालते हैं। किस प्रकार से निकालते हैं दोस्तों, तो हम लोग सिंपल सा x का मान 0 रख के और y का मान 0 रख के दो दोस्तों हम लोग इस प्रकार से जो है निर्देशांक निकालते हैं, x1 y1 और x2 y2 मान लेते हैं दोस्तों। इस प्रकार से हम लोग दो जो है निर्देशांक निकाल लेते हैं, और दो निर्देशांक दोस्तों निकालने के बाद उस दोनों को हम लोग कहाँ पे प्लॉट करते हैं दोस्तों, तो हम लोग उसको ग्राफ पर जो है प्लॉट कर देते हैं और एक लाइन खींचते हैं। और वो लाइन जो रहती है, ठीक है, दो लाइन हमारी आती है, इसमें कितनी लाइन आती है, दो लाइन। और दो लाइन दोस्तों जहां पर भी प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, वो और वो जो पॉइंट रहता है, वो जो बिंदु रहता है, उनका प्रतिच्छेद बिंदु रहता है, उसके जो निर्देशांक होते हैं x, y, वही दोस्तों हमारे जो है आंसर हो जाते हैं। दैट्स इट। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों हम लोग ग्राफी विधि का यूज करके एक लंबा चौड़ा प्रोसेस फॉलो करके हम लोग जो है अपना हल तक पहुंच जाते हैं। अब दोस्तों इसमें दिक्कत क्या थी, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक्यूरेसी, यानी कि अगर कभी कभी पॉइंट अगर इधर उधर हो जाए, छोटे पॉइंट आ जाए, या फिर जो रेशनल पॉइंट होते हैं, जो परिमेय संख्या होती है, वो पॉइंट में अगर आ जाए तो फिर हम लोगों उसको ग्राफ पर प्लॉट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। ग्राफ पर अगर हम लोग चीज़ें सही से प्लॉट नहीं कर पाते तो हमारा जो आंसर है वो एक्यूरेट नहीं आता। तो उसके लिए दोस्तों ये दूसरी विधि आई गई है। और दोस्तों मैं अगर बात करूँ एमपी बोर्ड की, ठीक है,
एमपी बोर्ड के अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो पिछले 5 साल में दोस्तों ग्राफी विधि से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने हैं। ग्राफी विधि से जो हमारा टॉपिक था कि संगत असंगत या एक हल दो हल कोई हल नहीं, या फिर दोस्तों किस प्रकार की रेखा बनेगी, ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन है वो जो टेबल मैंने आपको बताई थी कल, उस टेबल से ही दोस्तों ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार और यहाँ पे बता देता हूँ किस प्रकार की टेबल है दोस्तों वो। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, इस प्रकार की कुछ जो है टेबल होती है वो, और इस टेबल से ही दोस्तों हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे दे रखा है दोस्तों किस प्रकार की लाइन बनेगी, ठीक है, किस प्रकार की आपकी लाइन बनेगी। यहाँ पे दे रखा है कि किस प्रकार की आपकी रेखा का जो नाम है, जैसे कि ये प्रतिच्छेदी रेखा, ये संपाती रेखा, ये समांतर रेखा। उसके बाद दोस्तों अद्वितीय हल होंगे, अनंत हल होंगे, कि कोई हल नहीं होगा, ये यहाँ से हमको पता चलेगा। संगत निकाय, संगत निकाय दोस्तों हम लोगों ने पिछली क्लास में दोस्तों इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हल किए हैं पिछले 4 लेक्चर्स में। तो आपको मेरे हिसाब से इस ये सभी चीज़ क्लियर होंगी। और बिना ग्राफ खींचे किस प्रकार से निकाल सकते हैं तो वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों बिना ग्राफ खींचे आप लोग इस प्रकार से इनके जो अनुपात हैं A1/A2, B1/B2 या C1/C2 को आपस में कंपेयर करके कुछ इस प्रकार से इन सभी चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग सिंपल से हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये जो टेबल है ये आपकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएंगे आपके एमपी बोर्ड में। ठीक है, तो फटाफट से दोस्तों इस टेबल को आप याद कर लीजिए। और अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है दोस्तों तो ऊपर आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा कहीं, आई बटन पे आप क्लिक कीजिए और आपको सिंपल सा पुराना वीडियो देखने को मिल जाएगा हमारा। तो दोस्तों चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। इसी बात पे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी जो है थोड़ा सा जो है आपके साथ साथ उनका भी जो है फायदा हो जाए। और दोस्तों फ्री बैच है तो इसके लिए आपके सपोर्ट की आपसे मांग रहेगी कि किस प्रकार से आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम लोगों को आगे चल के मोटिवेशन मिलेगा कि हम लोग और इसी प्रकार की बैच आपके लिए बनाएं और इसी प्रकार की जो फैसिलिटीज है वो आपको प्रोवाइड कराएं। तो दोस्तों सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बीजगणितीय विधियां, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए। तो यही दोस्तों हमारा टॉपिक है 3.2 और 3.3। ये जो दोनों प्रश्नावली हैं दोस्तों आपकी नई एनसीईआरटी के अनुसार, तो ये जो दो प्रश्नावली हैं 3.2 और 3.3, इसमें आपको बीजगणितीय विधियां यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए ग्राफी विधियां होती है और एक होती है बीजगणितीय विधियां, एलजेब्रिक मेथड्स। तो जो बीजगणितीय विधि होती है वो होती है 3 प्रकार की होती है दोस्तों। वैसे तो अगर हम लोग मोटा मोटा देखें तो प्रतिस्थापन विधि होती है एक होती है आपकी विलोपन विधि, और एक होती है आपकी वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो आपकी जो नई एनसीईआरटी है उसके अनुसार ये वाली जो है आपको कटवा दी है, रिड्यूस कर दिया आपके सिलेबस में। मतलब हम लोगों को ये वाली विधि जो है नहीं पढ़ना है, हम लोगों को सिर्फ पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो दोस्तों जो हमारा 3.2 है वो पूरी तरीके से बेस्ड है हमारे प्रतिस्थापन विधि पे, और जो हमारा 3.3 है वो पूरी तरीके से बेस्ड है हमारे विलोपन विधि पे। तो बस यही हम लोगों को पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारी प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, आज हम लोग ये पढ़ेंगे और ये आने वाले लेक्चर्स में दोस्तों हम लोग कवर करेंगे। तो पढ़ने वाले हैं दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिए आप, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का दोस्तों मतलब होता है इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको बोलते हैं दोस्तों। सब्स्टिट्यूशन दोस्तों क्या होता है, तो आप अगर क्रिकेट देखते हो, ठीक है, वैसे तो ज्यादातर इंडिया में दोस्तों जो है नस नस में क्रिकेट है लोगों की। तो अगर आप लोगों ने दोस्तों क्रिकेट देखना पसंद है अगर आपको, तो आपने दोस्तों उसमें देखा होगा कि जब भी कोई खिलाड़ी अगर चोटिला हो जाता है या उसको किसी प्रकार की इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, तो फिर उस कंडीशन में जो है दूसरा खिलाड़ी जो है उसकी जगह पे खेलता है, और उस खिलाड़ी को हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूट। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? थोड़ा सा अगर आप में क्रिकेट का नॉलेज है तो आपको पता होगा कि अगर एक खिलाड़ी को इंजरी लग जाए, उसकी जगह पे आया दूसरा खिलाड़ी क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूट कहलाता है। तो वही दोस्तों सेम काम हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है दोस्तों एक की जगह दूसरा रखना। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व करेंगे दोस्तों? 3 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं आपके? 3 स्टेप्स आपके होते हैं इस विधि में। सिंपल से दोस्तों 3 स्टेप्स रहेंगे। 3 स्टेप के अंदर आपका जो आंसर है
वो निकल के आ जाएगा। लेकिन किस प्रकार से सोल्व होगा, क्या तरीका है और कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट रहेगा, किस प्रकार से आप मान इधर उधर रखें कि आपका जो सवाल है वो हलवा लगे, आपको हलवे की तरह, मक्खन की तरह बिल्कुल दोस्तों जो है हो जाए सवाल, इस बिल्कुल स्मूथ चले। तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स रहती है, कुछ टिप्स रहती है, तो वो मैं आपको आज देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो सिंपल सा दोस्तों, आप देख सकते हैं हम लोगों को इस प्रकार का जो है एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, और ये क्वेश्चन आपको आपकी बुक में देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये हमने खुद बनाया है, ठीक है। ये क्वेश्चन सिर्फ हम लोगों ने प्रैक्टिस करने के पर्पज से बनाया है, लेकिन आपको बुक के भी क्वेश्चन करवाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसके अंदर सबसे पहला तो जो हमारी पहली समीकरण है x-3y बराबर 0, इसको आपको मानना होगा समीकरण 1। मानना क्या है दोस्तों, है ही सही समीकरण 1। इसी प्रकार से दूसरी दे रखी है हम लोगों को 2x प्लस 5y बराबर 15, तो इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 2। फिर आपको दोस्तों क्या करना है, तो आपको या तो समीकरण 1 से x या y का, या फिर समीकरण 2 से x या y का, मतलब समीकरण 1 में से या फिर समीकरण 2 में से आप लोगों को किसी भी x का या फिर किसी भी y का आपको मान निकालना है। वो मान आपका y के पदों में आएगा, और फिर आपको उस मान को किसी जिस समीकरण से निकाला है उसके दूसरे समीकरण में आपको उसको छोड़ के दूसरे समीकरण में आपको उस मान को रख देना है, और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही है इसमें दोस्तों। अब करके बताता हूँ आपको, थ्योरेटिकली मेरे हिसाब से समझ में आने वाला नहीं है, तो करके बताओ। देखिए यहाँ पे दोस्तों, हम लोग चाहे तो इसका भी मान निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग कौन सा मान निकालें जिससे हमारा क्वेश्चन आसान बने। देखिए आप किसी का भी, आप चाहें तो एक्स का निकाल लीजिए, वाई का, इसका निकाल लीजिए, इसका निकाल लीजिए, इसका निकाल लीजिए, कोई मतलब नहीं है दोस्तों। आप किसी का भी निकाल के दूसरे समीकरण में रख सकते हैं, लेकिन हमेशा आप उस चर का मान निकालें जिसका जो गुणांक है वो सबसे छोटा हो, मतलब जिसका गुणांक जो है वो छोटा हो, जिससे हमारा जो है काम, थोड़ा सा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी आसान बन जाए, और हमारा जो काम है देखिए, अगर किसी से भी आप निकालो आंसर आपका सेम ही आएगा, तो हम लोग क्यों मुश्किल तरीके से निकालें, हम लोग आसान तरीके से निकालेंगे ना। तो चलिए इसी प्रकार से इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इनमें इसका गुणांक 1 है, इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 5 है, तो हम लोग एक वाला ले लेते हैं। क्यों ले रहे हैं दोस्तों एक वाला, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी आसान हो जाए। ठीक है, तो आई होप कि आप मेरी जो फीलिंग्स हैं वो आप समझ पा रहे हो कि मैं क्यों मैं ये ले रहा हूँ। तो चलिए फटाफट से इसको ले लेते हैं। तो जब हम लोग दोस्तों x, तो इसको हम लोग सिंपल सा लिख सकते हैं, इस वाली समीकरण को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों x, और इधर से जो माइनस का 3y उधर जाके हो जाएगा प्लस का 3y, तो ये हो जाएगा x बराबर प्लस का 3y। इसको आप लोग मान लो समीकरण 3। ये हो गई हमारी समीकरण 3। इस प्रकार से दोस्तों देखिए आप कितना अच्छा सा मान आया है। एक्स का मान क्या है यहाँ से 8y, यहाँ से अगर आप लोग निकालते तो एक्स का मान क्या आता है, वो आता है दोस्तों एक्स बराबर माइनस का 5y बाय 2। ये 2 को भी उधर ले जाना पड़ता, इधर सिर्फ सिंगल एक्स चाहिए हमें, तो गंदा सा मान आता है दोस्तों। वो गंदा सा मान जब हम अपने क्वेश्चन में करते तो क्वेश्चन हो जाता, आंसर भी आ जाता, लेकिन कैलकुलेशंस हैं जो वो थोड़ी सी हमारी टफ बन जाती। तो कैलकुलेशन को हम लोग दोस्तों टफ नहीं बनाते हैं, क्योंकि समय की पाबंदी भी दोस्तों हमें पेपर में देखने को मिलती है। अगर हम लोग कम समय लगा के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमारे ज़्यादा क्वेश्चन जो है कोई एग्जाम में सोल्व होंगे, और ज़्यादा हम लोगों को जो है उसके हिसाब से नंबर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हम लोग इस प्रकार से हम लोगों ने आपको ट्रिक बताई, जिससे हम लोग उस चर का मान हम लोग निकालते हैं जिसका जो गुणांक है वो छोटा रहे, जिससे हमारा जो एक्स का मान है वो कुछ इस प्रकार से सुंदर सा मान हमारा देखने को मिल जाए। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, कि समीकरण 3 से x का मान समीकरण, अब दोस्तों इसमें से अगर निकाला है ना तो आपको इसमें रखना पड़ेगा, वापस इसमें ही मत रख देना। इसमें से निकाला है तो इसमें रखना, और अगर इसमें से आप कोई मान निकालो किसी भी एक्स का या वाई का, तो फिर आप इसमें रखना। तो हम लोग सिंपल से समीकरण 1 में से निकाला तो समीकरण 2 में रखने पर इस प्रकार से हम लोग दोस्तों लिखते हैं। अब रखने पर दोस्तों चलिए रख देते हैं। तो समीकरण दोस्तों 2 है हमारी 2, एक्स की जगह पे दोस्तों हम लोगों को रख देना 8y, तो इस प्रकार से हम लोगों ने 8y रख दिया। फिर प्लस का 5y ऐसा एज इट इज रहेगा, और बराबर में 15 भी एज इट इज रहेगा। इसको आप लोग कैलकुलेशन करके सोल्व करो। सबसे पहले 2 का इंटू दोस्तों इसमें होगा तो ये हो जाएगा, देखिए 8y है तो 2 का इंटू होगा तो ये हो जाएगा 16y प्लस 5y
बराबर 15। अब यहाँ से दोस्तों 16y है और 5y है, दोनों मिलकर दोस्तों हो जाएंगे हमारे कितने y, 21y हो जाएंगे। कितने y हो जाएंगे हमारे 21y। बराबर में यहाँ पे चलेगा दोस्तों 15। अब सिंपल सा आप क्या करो, ये जो 21 है इस 21 को आप लोग इधर ले जाओ और आपका काम हो जाएगा, y का मान निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूँ सिंपल सी, ये लाइन मैंने खींच ली ताकि इसी पेज में हमारा आंसर हो जाए। तो यहीं पर ही दोस्तों हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, देखना दोस्तों यहीं पर ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये दोस्तों हो जाएगा y बराबर 15/21। दोस्तों 15 और 21 के हम लोग आपस में काट सकते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल काट सकते हैं। किस प्रकार से दोस्तों हम लोग काटेंगे, तो आप लोग दोस्तों सिंपल से क्या कीजिए, आप लोग यहाँ से इसको काट दीजिए, आप लोग इससे 3 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 5/21 आता है दोस्तों 7 बार में। तो 5/7 दोस्तों आपका आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। y का मान आपका आ जाएगा 5/7। अब हम लोगों ने y का मान निकाल लिया दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं y का मान हमारा निकल चुका है। अब y का मान निकल गया तो सिंपल सा इस y के मान को आप किसी में भी रख दो, किसी भी समीकरण में रख दो, तो आपका x का मान आ जाएगा। अब किस में रखे दोस्तों, इसमें भी रख के आ जाएगा, इसमें भी रख के आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग जो समीकरण 3 आप हमेशा बनाओगे तो उसमें अगर आप लोग मान रखोगे तो मेरे हिसाब से वो मान जो है आपका जल्दी आ जाएगा। तो चलिए हम लोग सिंपल सा यहाँ पे लिख देते हैं कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, सिंपल सा दोस्तों y का मान हम लोग रखेंगे। इसको मैं थोड़ा सा इस प्रकार से कर लेता हूं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सेटअप कर दिया ताकि हमारा क्वेश्चन जो है इसी पेज में हो जाए। तो y का मान दोस्तों समीकरण 3 में रखना है। तो x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 8, देख सकते हैं 8 इंटू वाई दे रखा है, तो यहाँ से सिंपल सा 8 और ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं सिंपल सा हमारा 5/7, इस प्रकार से हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से सिंपल सा दोस्तों हर का इंटू हर से और अंश का इंटू अंश होता है। सिंपल सा दोस्तों यहाँ पे x का मान आ जाएगा 40/7 के। इस टाइप से दोस्तों आपके सारे आंसर बहुत ही मक्खन तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से और एक्यूरेट तरीके से हो जाएंगे अगर आप लोग प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे। क्या बताया मैंने आपको, इनमें से किसी का भी चर का मान आप लोग निकाल लो इस प्रकार से। जब भी आप चर का मान निकालो तो आप ये बात ध्यान रखो कि आपका जो चर है उसका जो गुणांक है वो सबसे छोटा रहे, क्योंकि छोटा गुणांक का आप निकालोगे तो आपको आगे कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। उसके बाद जो भी आपका इस प्रकार से निकले उसको समीकरण 3 मान लो। फिर समीकरण 3 से जो भी x का मान आए वो आपका y के पदों में आएगा, या y का निकालोगे तो वो आपका x के पदों में आएगा। तो जो चर का मान है वो आपको सिंपल सा दूसरे समीकरण में, एक में से निकालो तो दो में, दो में से निकालो तो एक में रख देना है। और रखने के बाद कुछ इस प्रकार से सब कट पिट के कैलकुलेशन करके आपका उस समीकरण में से दोस्तों आपका y का मान आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं y का आ गया। फिर वो y का मान आप लोग समीकरण 3 में रखेंगे, इस प्रकार से आपका x का भी मान आ जाएगा। और इस प्रकार से हम लोगों ने दोनों तरीके के जो है मान निकाल लिए हैं और हमारी जो समीकरण है वो बिना ग्राफ बनाए, बिना किसी हिचकिचाहट के हल हो चुकी है। इसी प्रकार से दोस्तों एक और क्वेश्चन आपको करके बताते हैं, फटाफट से दोस्तों इसको करेंगे। क्या करना है दोस्तों, सिंपल सा समीकरण है हमारी 2x माइनस 3y बराबर 3 और 5x प्लस y बराबर 11। इस प्रकार से दोस्तों हमको दे रखी है ये। दोस्तों इनमें से देख सकते हैं किसका गुणांक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे y का गुणांक जो है ये सबसे कम है, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 1 है। तो हम लोग सिंपल सा इस वाले को ही ले लेंगे। तो इस वाले से दोस्तों हम लोग सिंपल सा इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे समीकरण, चलो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं इसको y का मान। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से निकाल लिया था। सिंपल सा यहाँ से हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से। वैसे दोस्तों ये लिखना ज़रूरी होता है, इसको सिंपल सा मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ। कौन से समीकरण से निकाला था दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने निकाला समीकरण 1 से, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे भी। समीकरण 2 से सिंपल सा दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, वो दे रखी है हम लोगों को 5x प्लस y बराबर 11 दे रखी है। सिंपल सा यहाँ से y बराबर हो जाएगा हमारा 11 और ये उधर माइनस में चला जाएगा, 11 माइनस 5x। इस प्रकार से दोस्तों हमारी समीकरण 3 जो है वो आ जाएगी। अब सिंपल सा क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 3 आ चुकी है,
समीकरण 3 के दोस्तों आने के बाद हम लोग समीकरण 3 से, समीकरण 3 से जो y का मान है, देखिए 2 से निकाला है हम लोगों ने, तो 1 में रखेंगे तो y का मान जो है वो हम लोग रखेंगे समीकरण 1 में। रखने पर लिखेंगे दोस्तों, सिंपल सा रख दो दोस्तों आप, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 3, y की जगह हम लोगों ने क्या रख दिया 11 माइनस 5y, सॉरी 5x, और बराबर में 3। इस प्रकार से ही है दोस्तों। चलिए सॉल्व करते हैं उसको फटाफट से। ये हो जाएगा दोस्तों, देखिए 2x तो सेम एज इट इज रहेगा, माइनस का इसमें सिंपल सा दोस्तों माइनस के 3 का इसमें इंटू करेंगे, तो माइनस का 3 का इंटू जब हम लोग 11 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 33, और फिर माइनस का इंटू का माइनस के 3 का गुणा करेंगे माइनस के 5x से, तो ये बन जाएगा प्लस का 15x, और बराबर में आ जाएगा यहाँ पे 3। फिर सिंपल सा क्या करेंगे दोस्तों, ये माइनस का 33 उधर जाएगा तो प्लस का 33 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिंपल सा 2x प्लस 15x बराबर 3 प्लस 33। सिंपल सा ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 2x प्लस 15x यानी कि 17x बराबर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ये 36। सिंपल सा जो हमारा x का मान आया दोस्तों, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, तो सिंपल सा हमारा जो x का मान है वो यहाँ से दोस्तों निकल कर आया है x बराबर 36/17। ये हमारा मान निकल के आ गया है 36/17। अब सिंपल सा दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है जो x का मान जो भी आया है हमारा वो हम लोगों को समीकरण 3 में रखना है, तो सिंपल सा हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x का मान जब भी हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारा जो y का मान है वो निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी समीकरण 3 जो है वो हो जाएगी y बराबर 11 माइनस 5, और x की जगह हम लोगों ने रख दिया दोस्तों 36/17, 36/17 रख दिया। तो यहाँ से जब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो जो हमारा y है वो बराबर हो जाएगा 11 माइनस, देखिए 36 का जब हम लोग इंटू करेंगे 5 में तो ये होता है दोस्तों हमारा 180। तो दोस्तों 36 का इंटू जब हम लोग करेंगे 5 में तो ये होता है हमारा 180, और बटे में हो जाएगा 17। अब दोस्तों आगे इनका एलसीएम लेके इनको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सिंपल सा एक कर लेता हूँ। 17 का हम लोग 11 से जब हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 187, माइनस एक का 180 से करो तो 180, बटे में आ जाएगा दोस्तों 17। आप देख सकते हैं 187 में से 180 गया तो आ जाएगा हमारा सिंपल सा 7, और बटे में दोस्तों आ जाएगा हमारा 17। इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो हल है वो निकल कर आ जाएंगे दोनों। तो इस प्रकार से दोनों दोस्तों गंदे से हल आए, यानी कि इसका जो प्रतिस्थापन विधि का यूज ही दोस्तों परफेक्ट सॉल्यूशन के लिए किया जाता है। अब ये दोस्तों क्वेश्चन, ये अगर दोस्तों हमारा आंसर आता तो ये हम लोगों को ग्राफ पर कभी भी नहीं मिलता, तो इसलिए दोस्तों हम लोगों ने प्रतिस्थापन का यूज किया जाता है इस प्रकार के आंसर लाने के लिए। तो इस प्रकार के आपके आंसर आ सकते हैं, तो आपको डरना नहीं है। सिंपल सा आपको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करते जाना है और इस प्रकार से आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ। ठीक है, ये आपके लिए दोस्तों होमवर्क रहेगा, आपको करना है और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर आपको लिखना है। और जो भी इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों सही लिखेगा अगली वीडियो में उसका कमेंट आपको स्क्रीनशॉट के जरिए दिखाया जाएगा हमारे इस वीडियो में। ठीक है, अगले वीडियो में उसका मैं नाम भी लूंगा और उसका जो कमेंट है उसको पिन भी करूंगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा होमवर्क जो है ये, तो इस प्रकार से तो ये दोस्तों आपका होमवर्क हो गया। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आपकी जो प्रश्नावली 3.2 है ये हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका पहला सवाल देख सकते हैं दोस्तों, तो दोस्तों इसमें अभी हम लोग प्रश्नावली, तो अब दोस्तों हम लोग थोड़ा सा आपके बुक के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रश्नावली 3.2 के अंदर आपका एक उदाहरण नंबर 4 जो कि इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको करवा देता हूं। इसमें आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म के हल करना है। तो एक तो हमारा ये रिया, तो हम लोगों ने इनमें से सिर्फ एक ही लिया है। ठीक है, क्योंकि बाकी के आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन मैं ये वाला आपको करके बता देता हूँ कि एक्चुअल में आपको किस प्रकार से करना रहते हैं। ये वाला मैं आपको करके बता देता हूँ। तो इसमें दोस्तों किस प्रकार से करना है, ये हम लोगों को रैखिक समीकरण दे रखा है। ठीक है, द्विघाती रैखिक समीकरण है।
तो दोस्तों इस प्रकार से रेखिक समीकरण द्वियुग्म दे रखा है, इसका हल किस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों? तो सेम दोस्तों मेथड वही रहेगी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 7x माइनस 15y बराबर 2 को मान लेंगे समीकरण 1, और x प्लस 2y बराबर 3 को मान लेंगे क्या, समीकरण 2। अब इसमें बताइए किसका मान निकालूं मैं, तो आप बोलोगे ये जो दूसरी समीकरण में जो x हैगा इसका मान निकाल लो, क्योंकि इसका जो गुणांक है वो छोटा है, तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगी। तो चलिए इसका निकाल लेते हैं फटाफट। तो इसका जब हम लोग मान निकालेंगे तो सिंपल सा हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 से x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये उधर ले जाओ पूरा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2y। तो इस प्रकार से एक समीकरण 3 बन के आ गई दोस्तों। अब सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, तो समीकरण 3 से x का मान किस में रखूं बताओ आप, समीकरण 2 में रखना, समीकरण 2 में नहीं दोस्तों, समीकरण 2 से निकाला तो समीकरण 1 में रखो। 1 में रखने पर लिखेंगे लंबा चौड़ा सा हमारा, तो हम लोग x का मान समीकरण 1 में रखेंगे हमारी, तो ये हो जाएगा सिंपल सा 7, x का मान दोस्तों आ जाएगा सिंपल सा हमारा 3 माइनस 2y माइनस का 15y और बराबर में 2। फिर आगे सोल्व करो इसको, तो तीनों सतों, तो दोस्तों 3 का गुणा होगा 7 में तो हो जाएगा 21, माइनस 2 का गुणा होगा 7 में तो हो जाएगा ये 14y माइनस का 15y बराबर 2। 21 दोस्तों प्लस का उधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, ये बचेगा दोस्तों माइनस का 14y और माइनस का 15y हो जाएगा दोस्तों माइनस का 29y बराबर 2 माइनस 21। चलिए यहीं पर ही सॉल्व कर देते हैं इसको, सिंपल सा लाइन खींचेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा दोस्तों सिंपल सा हमारा माइनस का 29 बराबर, इधर माइनस का 29 हो गया तो ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 21 तो माइनस का 19 दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। माइनस से माइनस आप कैंसिल कर दो, अच्छा वाई भी है ना, माइनस का 29y बराबर माइनस का 19। तो दोस्तों तो यहाँ से दोस्तों आपका जो आंसर है वो निकल कर आ जाएगा, माइनस से माइनस आप काट दो, तो यहाँ से सिंपल सा y बराबर आपका हो जाएगा 19/29, 19/29। इस प्रकार से आपका y का मान यहाँ पे निकल के आ जाएगा। सिंपल सा आप लोग y का मान जो है, y का मान या यहाँ पे की जगह में दोस्तों यहीं पर ही लिखता हूँ, एक और लाइन यहाँ पे खींच लेते हैं हम लोग इस प्रकार से। यहाँ पे दोस्तों मैं लिख दूंगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में नहीं दोस्तों समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर, रखने पर देखिए 3 में रख दो आप इसका सम, तो 3 हमारा ये था, 3 थी हमारी x बराबर 3 माइनस 2y था, तो 2y की जगह रख दिया दोस्तों 19/29। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पे रख दिया, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 3 माइनस 2 का गुणा करो 19 में तो 38 आएगा, 19 दूना 38 बटे में 29। सिंपल सा एलसीएम लेके आप सेट कर दो, यहाँ कुछ नहीं है एक मान लो, एलसीएम जब आप लोगे तो 29 का आपको इंटू करना पड़ेगा 3 में, तो 9 3 27 का 7, 2 आपका कैरी आएगा, फिर आपका 3 दूनी 6 होगा और 2 मिला के 8 होगा, तो सिंपल सा आपका 87 माइनस 38, 87 माइनस 38 बटे में आपका 29 आ जाएगा। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि हम लोगों ने सही किया है। ठीक है दोस्तों बिल्कुल हमारा सही है ये। तो आगे जब हम लोग दोस्तों बढ़ेंगे तो हमारा जो x का मान है वो आ जाएगा, तो इसमें से ये जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 49 और बटे में
29। तो दोस्तों यहाँ पे भी एक गंदा सा मान यहाँ पे आ गया है, लेकिन ये गंदा सा मान सही मान है दोस्तों, इसलिए ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा और y का मान हमारा ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको मान निकालना है। किस प्रकार से आप कैलकुलेशन करेंगे, किस प्रकार से आपका पूरा जो ये प्रोसेस है चलेगा, ये मैंने आपको आज की इस वीडियो में सिखाने की कोशिश की है। तो अगर आप इस प्रकार से अगर आप लोग सीख पाए, ठीक है, ये जितने भी अभी मैंने क्वेश्चन करे, एक ये वाला क्वेश्चन करा मैंने, एक ये वाला क्वेश्चन करा, इसी प्रकार ये तो होमवर्क था आपका, ये वाला क्वेश्चन मैंने करा। तो आपको कोई भी अगर डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपका वो डाउट पूरा सॉल्व करूंगा अगले वीडियो में। बाकी दोस्तों हम लोग हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, आज का लास्ट क्वेश्चन आप इसको समझिए, जो कि आपका उदाहरण नंबर 5 आपकी प्रश्नावली 3.2 में आपको मिल जाएगा ये। तो ये दोस्तों एक वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम से किस प्रकार हल होगा तो आप देखिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमको दे रखा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, दोनों की आयु प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। जब भी दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे, तो दोस्तों इसके अंदर हम लोगों को 2 कैरेक्टर दे रखे हैं, एक तो दे रखा है हम लोगों को आफताब, आफताब, और एक कैरेक्टर हम लोगों को दे रखा है उसकी बेटी, आफताब की पुत्री। तो उसका इसमें नाम नहीं दे रखा, तो सिंपल सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुत्री, इस प्रकार से। तो आफताब और उसकी पुत्री हम लोगों को यहाँ पे दे रखी है। तो सिंपल सा यहाँ पे हम लोगों को 3 चीजें निकालना होगी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए 3 चीजें निकालना रहेंगी। सबसे पहले तो आप लोग लिखो यहाँ पे वर्तमान आयु, फिर आप लिखो यहाँ पे 7 वर्ष पूर्व लिखा है, तो सिंपल सा 7 वर्ष पूर्व आयु। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा है तीन, यहाँ पे दोस्तों लिखा है 3 वर्ष बाद आयु, तो यहाँ पे दोस्तों सिंपल सा 3 वर्ष बाद आयु लिखो आप, 3 वर्ष बाद आयु, आयु। इस टाइप की दोस्तों एक टेबल बनेगी, इसको थोड़ा सा सेटअप में कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज दे रखी है हम लोगों को, सबसे पहली चीज हम लोगों को क्या करना है, इस टेबल के अंदर आपको किसी की भी आयु को आपको x मान लेना है, किसी की भी आयु को आपको y मान लेना है। तो मैं आफताब की जो आयु है, वर्तमान आयु, उसको मैं मान लूंगा x, और पुत्री की जो वर्तमान आयु है, जो उसकी, तो दोस्तों आफताब की जो वर्तमान आयु है उसको मैं मान लेता हूँ x, और जो उसकी पुत्री है उसकी जो वर्तमान आयु है उसको मैं मान लेता हूँ सिंपल सा y। तो 7 वर्ष पहले उसकी जो आयु, ठीक है, तो 7 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 7 वर्ष पहले मतलब पूर्व उसकी आयु क्या हो जाएगी, तो 7 वर्ष पूर्व उसकी आयु हो जाएगी 1 से -7। अगर मैं अभी 21 साल का हूं तो 7 साल पहले मेरी आयु कितनी हो जाएगी, 21 - 7 यानी कि 14 साल। तो इसी प्रकार से 1 साल अगर उसकी आयु है तो हमारी 7 साल पहले हो जाएगी 1 - 7, इसी प्रकार से ये हो जाएगी y - 7। तो ये हो जाएगी दोस्तों x+3, और ये हो जाएगा दोस्तों सिंपल सा हमारी y+3। इस प्रकार से दोस्तों हमारी आयु निकल कर आ चुकी है। अब किस टाइप से हम लोगों को दोस्तों हल लिखना, आइए देखते हैं। तो समीकरण कैसे बनेगी दोस्तों, देखिए सबसे पहली समीकरण कुछ इस प्रकार बनेगी कि यहाँ पर दे रखा है सिंपल सा, आफताब अपनी पुत्री से क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व उससे 7 गुनी आयु का कौन था, हमारा आफताब था। तो सिंपल से हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा आफताब की आयु है 7 साल पहले, मतलब कि जो x - 7 है, आफताब की आयु 7 साल पहले वो कितनी थी, तो वो 7 गुना थी उसकी पुत्री की आयु की, यानी कि y - 7। हल करोगे दोस्तों तो ये हो जाएगा x - 7 बराबर, ये दोस्तों हो जाएगा 7y माइनस का 49, 7 का 7 में गुणा होगा तो 49। तो इस टाइप से दोस्तों हमारा आ गया। सिंपल सा 7 को उधर लेकर जाओ आप, तो ये हो जाएगा सिंपल सा x बराबर 7y माइनस का 49 में से दोस्तों 7 आप लोग यहाँ पे जोड़ना है आपको, तो 49 + 7, माइनस का था इधर प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर आ गया आपका 7y, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5, तो ये सिंपल सा यहाँ पे जुड़ जाएगा इसके अंदर। तो ये हो जाएगा सिंपल सा हमारा, देखिए माइनस का 49 है और प्लस का 7 है, तो ये आपका 42 हो जाएगा, माइनस का 42। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने पहली कंडीशन से जो है x का मान निकाल लिया, आप देख सकते हैं x का मान इस प्रकार से निकाल लिया हम लोगों ने। तो इसको आप लोग दोस्तों नाम दे सकते हो, डायरेक्टली हम लोग इसको समीकरण 1 कर देते हैं, क्योंकि हमारी पहली समीकरण बनी है ये। तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों 7y माइनस का 42। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग
दूसरी कंडीशन को भी फुलफिल करेंगे। तो दूसरी कंडीशन दोस्तों हमारी क्या है? दूसरी कंडीशन है कि अब से 3 वर्ष आयु के बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो दूसरी कंडीशन दोस्तों हमारी है कि 3 वर्ष बाद कितनी आयु का रह जाएगा? वो 3 गुनी आयु का। तो यानी कि 3 वर्ष बाद यानी कि x+3 बराबर क्या हो जाएगा? 3 × y+3। ठीक है, आप मेरी दोस्तों भावनाओं को समझो। भावना में आपको क्या समझाना, आप मेरी दोस्तों फीलिंग्स को समझो। फीलिंग्स में आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि वर्तमान आयु x है, 3 साल बाद आयु हो जाएगी x+3। इसकी वर्तमान आयु y है, इसकी आयु हो जाएगी 3 साल बाद y+3। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, क्योंकि वो खुद ही कह रहा है उसके मुंह से, आफ्ताब उसके मुंह से क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो x+3 बराबर 3 × y+3, यानी कि 3 वर्ष बाद उसकी आयु इसकी आयु की 3 गुना हो जाएगी, 3 गुना रह जाएगी। पहले 7 गुना थी। अच्छी बात है दोस्तों, लड़की उसकी बड़ी हो रही है, तो उसकी आयु भी जो है 3 गुनी हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्या आयु है इसकी। तो सिंपल सा इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा सिंपल सा दोस्तों हमारा x+3 बराबर 3 का इंटू इसमें करेंगे तो 3y+6, सॉरी 9 दोस्तों, 3 का इंटू 3 में होगा तो 9, प्लस के 3 को उधर ले जाओ तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों यहाँ से हमारा 3y प्लस का हमारा कितना हो जाएगा? ये 9 - 3 यानी कि 6। डायरेक्ट लिख देता हूँ दोस्तों 6। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा समीकरण बन गया। इसको दे देते हैं समीकरण 2। अब आप दोस्तों किसी भी समीकरण से आप किसी का भी मान निकाल के इसमें रख दो। तो मैं सिंपल सा क्या करता हूँ, जो हमारा x का मान है जो समीकरण 1 से है, वो मैं सिंपल सा समीकरण 2 में रख देता हूँ। चलिए इसको रख देते हैं फटाफट। तो सिंपल सा यहाँ लिखूंगा मैं समीकरण समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको रख देते हैं। तो जब हम लोग रखेंगे तो ये 2 में रखेंगे हम, तो x की जगह हो जाएगा सिंपल सा 7y - 42 बराबर में 3y प्लस का 6। इस प्रकार से दोस्तों ये हो जाएगा। तो बाकी का दोस्तों हल हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक दोस्तों सॉल्व करा? हम लोगों ने कर लिया है इसको सॉल्व। 7y माइनस का 42 बराबर 3y प्लस का 6, 3y और प्लस का 6। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ तक हमारा हो गया। सिंपल सा दोस्तों, जब इस टाइप से आपको आ जाए समीकरण तो वाई वाई वाले एक तरफ ले लो, और जो बिना वाई वाले हैं, जो बिना चर वाले अचर राशियां हैं, उनको आप एक तरफ ले लो। तो ये हो जाएगा सिंपल सा 7y, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 3y बराबर में 6 तो है ही सही, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा 42। 7y में से हमारे 3y चले जाएंगे तो आ जाएगा 4y, और यहाँ से सिंपल सा दोस्तों हमारे ये हो जाएगा 46, 48 हो जाएगा दोस्तों 48। तो यहाँ से सिंपल सा दोस्तों y का मान हमारा निकल के आया है 48/4। यानी कि दोस्तों हमारा जो 48/4 है इसको हम लोग काट दो तो ये हो जाएगा 12। तो सिंपल सा हमारा यहाँ से y का मान बहुत सुंदर सा दोस्तों निकल के आया है 12 वर्ष। अब दोस्तों सिंपल सा जो हमारा y का मान आया है वो हम लोग किसी में भी रख दो, 1 में रख दो, 2 में रख दो। तो मैं सिंपल सा यहाँ पे जो है 2 में रख देता हूँ, क्योंकि 2 हमारा देख सकते हैं आसान सा जो है हमारा समीकरण है। तो सिंपल सा यहाँ से मैं लिखता हूँ कि समीकरण, ये समीकरण तो दोस्तों हमारा है ही नहीं, सिंपल सा हम लोग लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो 2 में जब आप लोग दोस्तों रखोगे तो ये हो जाएगा सिंपल सा, दूसरा समीकरण है हमारा 3y+6। तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों 3y हो जाएगा 12 और प्लस करके 6। तो 12 3 होता है दोस्तों 36 प्लस 6, यानी कि x बराबर हो जाएगा हमारा 42। तो दोस्तों यहाँ से हम लोगों ने x माना था आफ्ताब की वर्तमान आयु को, y हम लोगों ने माना था पुत्री की वर्तमान आयु को, और हम लोगों को
वर्तमान आयु ही निकालनी थी। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो इस प्रकार से हम लोगों ने टेबल बनाई, टेबल से हम लोगों ने इस प्रकार से समीकरण बनाई, समीकरण से मान हम लोगों ने इधर उधर रख के प्रतिस्थापित करके इस प्रकार से कुछ उसको हम लोगों ने बना लिया। और दोस्तों ये करने के बाद सिंपल सा हमारा इस प्रकार से दोनों के हम लोगों ने हल निकाल लिए। y बराबर ये आया, x बराबर ये आया। सिंपल सा यहां से हम लोग फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं कि अतः आफताब की वर्तमान आयु बराबर 42 वर्ष तथा जो उसकी पुत्री थी, पुत्री की वर्तमान आयु बराबर 12 वर्ष होगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये जो आंसर है ये फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन हल होंगे। ये उदाहरण का सवाल था आपका, उदाहरण नंबर 5 का, जो कि प्रश्नावली 3.2 में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन आपको डायरेक्ट में एग्जाम में आपको देखने में मिल सकता है। पिछले कई सालों में यही क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में, तो हो सकता है कि इस साल भी आपको देखने को मिले। बाकी आपको जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो एक तो पहले वाली स्थिति दे रखेगी, एक बाद वाली स्थिति दे रखेगी। वर्तमान में आपको एक्स वाई मानना है, इस प्रकार से टेबल बना के आपको ये निकालना है। फिर आपको इस प्रकार से जैसे हमने समीकरण बनाया ऐसे समीकरण बनाया, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप आपको प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व कर देना है। तो मेन जो हमारा मोटिव है वो आज का हमारा ये था कि आपको जो प्रतिस्थापन विधि है वो आपको अच्छे से मैं सिखा पाऊं। बाकी दोस्तों आज हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, तो आज हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि से हल किए हैं कुछ। तो ये हमारी समरी हो गई क्लास की। और कल की दोस्तों क्लास में हम क्या करने वाले हैं, तो कल की क्लास में हम लोग जो अपनी प्रश्नावली है, प्रश्नावली 3.2 है, जो हमारी प्रश्नावली 3.2 है वो हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो उस वीडियो में आप जरूर आइए। कम लगभग दोस्तों आधी प्रश्नावली में उस वीडियो में कवर कराने वाला हूं, तो वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि हम लोग कंप्लीट करेंगे कल। यानी कि कल दोस्तों 16 जुलाई है। ठीक है, 16 जुलाई है कल, तो 16 जुलाई को दोस्तों हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बाकी जो इस वीडियो के नोट्स हैं और हर वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, फोल्डर का लिंक है, बिल्कुल फ्री नोट्स है। रिवीजन के लिए आपके लिए बेटर नोट्स रहेंगे। जो हमारी क्लास होती है उसके ही नोट्स ये हैं। बाकी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब तो मेरे हिसाब से आपने अभी तक किया नहीं होगा, नहीं किया है तो दोस्तों कर दीजिए। आपके पास सबसे पहले हमारी वीडियो की जानकारी आ जाएगी। बाकी दोस्तों लाइक तो आपको करना ही है, आपके दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। और अपने डाउट दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। जो डाउट्स हैं वो आपके हम लोग सॉल्व करवाएंगे, तो आप लोग डाउट कमेंट जरूर कीजिए। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे इसी प्रकार की अगली वीडियो में। कल मिलते हैं दोस्तों आपसे। थैंक यू।